हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं अजय वीर सिंह आपके लिए लेके आया हूँ सर्वोत्तम परिवार की ओर से प्रीलिम्स 2023 यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक। और ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका मेंस का भी एक हिस्सा है और ये आपका प्रीलिम्स का तो हिस्सा ही है। तो आइए देखते हैं कि टॉपिक क्या है। तो ये टॉपिक है मेरे दोस्तों साइक्लोन का ही एक दूसरा रूप जिसको हम एंटी साइक्लोन के नाम से जानते हैं। ठीक है। और साइक्लोन तो हम सब लगभग पढ़ ही लेते हैं। ठीक है। और मैं आपके लिए लेके भी आऊंगा, साइक्लोन्स भी हम डिस्कस करेंगे। पर मैंने साइक्लोन्स की तरफ से नहीं लिया, मैंने इसको एंटी साइक्लोन यानी प्रति चक्रवात की तरफ से इसको लिया। ठीक है। तो आज जरा देखते हैं कि एंटी साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं और एंटी साइक्लोन का एक जो प्रकार है वो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए एक एक पॉइंट करके करेंगे। पर हाँ, ये आप निश्चिंत रहिए कि आपकी लगभग सभी क्वेरीज का समाधान हो जाएगा। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, एंटी साइक्लोन दो प्रकार का होता है। सबसे पहला पोलर एंटी साइक्लोन और दूसरा सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन। ठीक है। आज हम बात करेंगे सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन की हम बात करेंगे। ठीक। और सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन को हम शुरू करें। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि मित्रों कि सब ट्रॉपिकल बेल्ट आखिर ये बेल्ट है कौन सा, ये है कहां पर, इसका लोकेशन नहीं। तो आप अगर देखें तो ये क्या है, अगर हम देखते हैं ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है। और इक्वेटर के ऊपर यानी कहां तक, 23.5 डिग्री जो अक्षांश है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। और ठीक इस इक्वेटर के नीचे जो 23.5 डिग्री का अक्षांश है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इन दोनों ही रेखाओं के या कहा जाए इन दोनों ही अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम ट्रॉपिकल बेल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जैसे ही हम 23.5 उत्तरी अक्षांश और 23.5 दक्षिणी अक्षांश के बाहर निकलते हैं तो जो जोन शुरू होता है कहां तक, उस जोन की अंतिम सीमा कहां तक है, 35। ठीक है। उसी तरह से 35 दक्षिणी। ठीक। कहा जाए कि 23.5 से 35 के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, सब ट्रॉपिकल बेल्ट के नाम से क्षेत्र। ठीक है। ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट अगर हम देखें इस या कहें कि सब ट्रॉपिकल रीजन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और ये जो रीजन है ये प्रमुखता इसकी अंतिम सीमा लगभग 35 तक देखी जाती है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। पर ये जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट इसका जो केंद्र है, लगभग केंद्र बिंदु है वो 30 और 35 के बीच में ही रहता है, ये आप ध्यान। ठीक है। तो देखते हैं। तो हमने सबसे पहले तो ये इसकी बेल्ट देखी और बेल्ट देखने के बाद हमने क्या देखा है कि ये जो बेल्ट है कौन सी, इक्वेटर वाली यानी ट्रॉपिकल बेल्ट। ये ट्रॉपिकल बेल्ट कैसी बेल्ट है, ये थर्मल बेल्ट है। हम डिस्कस करेंगे ये थर्मल क्या होता है
यानी ताप जन्य बेल्ट। और इसके ऊपर यानी जो ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, ये बेल्ट क्या है, ये डायनेमिक बेल्ट कहलाती है, यानी गतिज। गतिज का मतलब हवाएं ऊपर से नीचे बढ़ती, इसलिए ये गतिज बेल्ट, ठीक है। तो इसको गतिज बोलते हैं। तो हमने देख लिया, बेल्ट देख लिया, बेल्ट का नेचर कैसा है, तो ये थर्मल है, एक डायनेमिक। और आज हमको क्या बात करनी है, डायनेमिक बेल्ट पर, ठीक है। तो अब देखिए ट्रॉपिकल, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनके ओरिजिन की बात करते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन कैसे, इनका ओरिजिन क्यों हो रहा है, पहले ओरिजिन देखिए। तो देखिए ट्रॉपिकल बेल्ट ये एक ऐसी बेल्ट है जिस बेल्ट पर जो सन है वो वर्ष भर कैसा रहता है, परपेंडिकुलर। और इस बेल्ट पर आप देखेंगे कि तापमान अधिक रहते हैं, और अधिक रहने के कारण इस बेल्ट से क्या एक अपड्राफ्ट या कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर उठती है। और ये कहां तक जाती है, क्षोभ सीमा तक। और क्षोभ सीमा तक पहुंचने के बाद ये क्या कर रही है, ये देखिए, ये अपने इस तरफ, ये अपने नॉर्थ में, और इधर ये अपने साउथ में क्या हो रही है, ये डाइवर्ट हो रही है, ठीक। पहली चीज। फिर देखिए एक बेल्ट और हमने बनाई है यहाँ पर 60 और 65। ये बेल्ट कैसी है, ये डायनेमिक बेल्ट होती है। ये बेल्ट कैसी है, लो प्रेशर की बेल्ट होती है, ठीक है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इस बेल्ट का नाम। ये बेल्ट डायनेमिक है, अर्थात डायनेमिक क्यों है, डायनेमिक का मतलब है कि जब ये वेस्ट टू ईस्ट हमारी अर्थ रोटेट करती है तो अब केंद्रीय बल अधिक होने के कारण यहाँ पर यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं, यानी जो भी यहाँ पर गैसीय आवरण है उसको बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि बाहर इस तरह से घूमती है तो ये बाहर फेंक देता है। उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर फॉर्म हो जाता है। और लो प्रेशर फॉर्म होने की वजह से हम देखते हैं कि हम देखेंगे अभी कि इसको हम डायनेमिक बेल्ट का नाम देते हैं। तो जो सिचुएशन यहाँ पर कन्वेक्शनल करंट हॉट थे वो उठ रहे थे, यहाँ पर डायनेमिकली पृथ्वी के घूमने के कारण से आप केंद्रीय बल अधिक होने की वजह से कहा जाए कि एक कोल्ड अपड्राफ्ट ऊपर उठता है। और ये कोल्ड अपड्राफ्ट जो ऊपर उठता है ये भी क्षोभ सीमा तक ऊपर आता है, और ये अपने नॉर्थ में और साउथ में क्या होता है, टिल्ट होता है, इस तरफ मुड़ता है। अब देखिए तो यहां से उठा, ये पोल्स की तरफ चला गया, यहां से उठा, ये कहां पर आ गया, 30 और 35 अक्षांशों के ऊपर यानी ट्रोपोस्फीयर। और ये भी इधर से उठे, कौन से, ट्रॉपिकल बेल्ट का कन्वेक्शनल करंट उठा, ये भी अपने नॉर्थ में गया, तो ये क्या हुआ, ये 60 और 65 से ऊपर उठ के आया, और इधर ये ट्रॉपिकल बेल्ट का ये ऊपर उठ के आया, और ये किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये 30 और 35 अक्षांशों के ऊपर आकर एक दूसरे से टकराते हैं। और जब ये एक दूसरे से ऊपर टकराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर साइक्लोन्स कहाँ, ऊपर वायुमंडल में साइक्लोन्स डेवलप होता है। और जब ये ऊपर साइक्लोन्स डेवलप हो जाते हैं तो जो गर्म हवाएं इधर से गई, ठंडी हवाएं उधर से आई, तो जब इनका ये मिक्सिंग होती है तो धीरे धीरे वो गर्म हवाएं जो ऊपर चढ़ी थी वो भी ठंडी हो जाती है। और जब वो ठंडी हो जाती हैं तो फिर ये क्या, भारी हो गई, और भारी होने की वजह से ये गोली गोली घूमते हुए ये नीचे की तरफ यानी 30 और 35 डिग्री अक्षांशों पर नीचे की तरफ बैठती है। और जब ये नीचे की तरफ बैठती है तो क्या होता है, घूमती हुई बैठती है, तो यहाँ पर
क्या करती है, एक डाउन ड्राफ्ट घूमता हुआ नीचे की तरफ आता है और ये डाउन ड्राफ्ट 30 और 35 डिग्री अक्षांशों पर क्या करता है, एक एंटी साइक्लोन का निर्माण करता है। क्लियर होगा, एंटी साइक्लोन का निर्माण करता है। तो ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध का एंटी साइक्लोन कहां बना, 30 और 35। क्लियर होगा, चलो और कौन सा, आप देखिए सब ट्रॉपिकल बेल्ट का एंटी साइक्लोन कहलाता है। क्लियर होता, चलो एक और इसका भाई है पोलर एंटी साइक्लोन। तो पोलर एंटी साइक्लोन तो पोल्स पे बनेंगे, वो कल हम चर्चा करेंगे उस चीज पर, उस टॉपिक पर। तो आपने देख ही लिया कि ट्रॉपिकल बेल्ट के जो ऊपर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल बेल्ट पर किस प्रकार से कन्वेक्शनल करंट्स का ऊपर उठना और डायनेमिक बेल्ट से कोल्ड अपड्राफ्ट का ऊपर उठना, उन दोनों का 30 और 35 डिग्री अक्षांश से के ऊपर वायुमंडल में मिलना, मिलने से साइक्लोन बनना और साइक्लोन के बाद जब साइक्लोन ठंडा हो जाता है तो एक डाउन ड्राफ्ट नीचे की तरफ चलता है जो कि 30 और 35 डिग्री अक्षांशों पर एक एंटी साइक्लोन का निर्माण करती है। और यही एंटी साइक्लोन हम किस नाम से जानते हैं, सब ट्रॉपिकल बेल्ट का एंटी साइक्लोन। ठीक है, तो ये चीज आपने देखी। तो ये क्या है, ये इसका ओरिजिन है। ठीक, तो ओरिजिन के पीछे इन्होंने आपको कहानी बता दी और ओरिजिन के साथ साथ अब हम देखेंगे कि इनका टेम्परेचर जब ये नीचे उतरेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि जब ये डाउन ड्राफ्ट नीचे उतरता है तो ये घूमता हुआ नीचे उतरता है, तो घूमने की वजह से क्या होता है कि इनका तापमान बढ़ता है और 30 और 35 के समीप की जो एयर है, जो निचली जमीन से लगा हुआ यानी धरातल से लगी हुई जो एयर है वो कैसी होगी बच्चों, वहां पर डेंसिटी उसकी अधिक होगी, तापमान भी वहां पर अधिक होंगे। ठीक है, और जब ये ऊपर से नीचे घूमते हुए बैठेंगे तो इनके भी कुछ टेम्परेचर बढ़ जाएगा इन हवाओं के, डाउन ड्राफ्ट के, और जिसके कारण हम देखते हैं कि यहाँ पर तापमान यानी टेम्परेचर 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम देखते हैं। ठीक है, अब आइए, अब तापमान तो हमने देख लिया, अब देखते हैं हम यहाँ पर प्रेशर, कि प्रेशर क्या रहेगा। तो आप खुद आप अंदाजा लगाइए कि प्रेशर क्या होगा। वही जब तापमान हमारे क्या बढ़े तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर भी लगभग क्या होगा, प्रेशर हल्का सा कम होगा। और यही प्रेशर हम जब पोलर एंटी साइक्लोन पर देखेंगे तो बहुत अधिक देखेंगे। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी प्रेशर थोड़े से उतने कम नहीं, पर फिर भी आप देख रहे हैं कि उनकी तुलना में हम देखेंगे कि कम है। तो ये कितना, लगभग 1010 MPa तक आप देखेंगे यहाँ पर प्रेशर रहता है। अब प्रेशर ये है, तो अब बात कर लेते हैं विंड की। तो विंड कैसी देखोगी यहाँ पर इस बेल्ट पे, तो विंड देख लीजिए। तो विंड आप देखेंगे कि विंड को हम 2 स्टेप्स में देखेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या देखेंगे, सबसे पहले तो डाउन ड्राफ्ट हम देखते हैं, डाउन ड्राफ्ट जो कि यहाँ से कोल्ड और हॉट विंड्स के मिलने से जो साइक्लोन बना और उसके बाद वो नीचे की तरफ है। तो ये डाउन ट्रैप जो है ये नीचे बैठता है जो कि प्रेशर ही फॉर्म करता है। तो डाउन ट्रैप हमें देखने को मिला। स्टेप 2 में जब ये कहां पर, यहां पर सरफेस पर आ गया, 30 और 35 अक्षांशों की सरफेस पर आ जाता है, तो हम क्या देखते हैं, स्टेप 2 हमारा स्टार्ट हो जाता है। स्टेप 2 क्या है, अब वहां पर कहां पर, यहां पर सरफेस पर हाई प्रेशर उन्होंने क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया। हाई प्रेशर फॉर्म हुआ तो हाई प्रेशर के लिए, और इस हाई प्रेशर से बाहर की ओर लो प्रेशर की तरफ हवाएं बाहर निकलती हैं। तभी तो है ना एंटी साइक्लोन। साइक्लोन में क्या होता है
कि लो प्रेशर केंद्र में होता है, तो हाई प्रेशर से हवाएं वहां पर पहुंचती झपटती हैं। एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर केंद्र में होता है, इसीलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी बाहर की तरफ हवाएं चलती हैं, इसलिए ये ऑपोजिट होगा। ठीक है ना? तो आप देखेंगे, तो आप देखें स्टेप 2 में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या जा रहा है, हवाएं बाहर निकल रही है, इसीलिए उन हवाओं का नेचर कैसा हो जाता है, डाइवर्जेंट विंड्स कहलाता है, यानी सभी दिशाओं में चक्रीय रूप से चलेंगी, डाइवर्जेंट में। तो पहला डाउन ट्रैप, फिर नीचे सरफेस पर पहुंचने के बाद डाइवर्जेंट विंड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डाउन ट्रैप और डाइवर्जेंट। तो हमने क्या देख लिया, हमने टेम्परेचर देख लिया, हमने प्रेशर देख लिया, विंड देख लिया। ठीक, आइए जरा देख लेते हैं साइक्लोन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर से उठे कन्वेक्शनल करंट और डायनामिक वे में उठे हुए कोल्ड वेव्स या कोल्ड करंट कह लीजिए आप, जो कि फेंकी गई है 60 और 65 डिग्री के अक्षांशों से बाहर फेंक दिया है आपने, ये ट्रोपोपॉज तक पहुंचकर एक पोल्स की तरफ इसकी एक शाखा चली जाती है और एक शाखा इसकी किस तरफ आ जाती है, आ जाती है 30 और 35 की तरफ। और 30 और 35 पर ऑलरेडी ट्रॉपिकल बेल्ट से जो हॉट कन्वेक्शनल करंट उठी थी, वो भी उनकी भी एक शाखा पोल्स की तरफ बढ़ती है और एक शाखा इस तरफ दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ने लगती है। तो देखिए, तो इधर से भी गई 30-35 पे मिली, 60-65 से आई, कहां पे मिली, दोनों उठी और दोनों 30 और 35 पे मिली, साइक्लोन बना। और ये साइक्लोन 30-35 की ऊपरी वायुमंडल पर होगा और किस फॉर्म में घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, और ठीक नीचे जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये नीचे बैठेगा, इसी को डाउन ट्रैप बोलते हैं। और जब ये डाउन ट्रैप नीचे बैठता है घूमता हुआ, तो एंटी साइक्लोन को फॉर्म करता है और धरातल पर क्लॉकवाइज ये एंटी साइक्लोन घूम रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध की बात करिए, अभी दक्षिणी गोलार्ध पर भी आपको बता देंगे। अब बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस बेल्ट की क्या रहेगी जब ये डाउन ट्रैप नीचे उतरेगी। तो जाहिर सी बात है, तापमान जब बढ़ेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन होगा, ये बहुत अच्छी तरह से आपको पता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपने आप कम हो जाएगी, और लगभग कितनी देखी जाती है, 50% के आसपास। ठीक, तो यानी अभी खेल बाकी है बरसने के लिए, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, वर्षा के लिए, वर्षण के लिए संतृप्तता चाहिए, सैचुरेशन चाहिए, वो कब होगी, तो आप जानते ही हैं 100%। तो यानी बारिश से, वर्षण से मामला बहुत दूर है। तो बारिश कब होगी, इन्हीं बेल्टों में तो बारिश घट जाएगी। आगे देखिए, क्लाउड्स पे बात कर लेते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब कम है तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, नो क्लाउड्स। ठीक, क्यों नहीं होंगे क्लाउड्स, तो क्लाउड्स क्यों नहीं बनेंगे, देखिए उसके पीछे का कारण बहुत अच्छे से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। कहीं प्रीलिम्स में इस तरह के बिंदु जहां पर भी ट्विस्ट होता है वो आपसे बात जरूर करेगा, वहां पर समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी फेनोमेना बेस्ड ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है ना, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो जरा ध्यान करना कि 30 और 35 अक्षांशों के बीच में क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होता, नो क्लाउड्स, बादल नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, और 4 ऑप्शन नीचे लगा दिए। एंटी साइक्लोन पढ़ते वक्त इन बिंदुओं पर आपने चर्चा नहीं करी, समझ लीजिए खेल हो गया। ठीक है, 100% आप गलत मार के आएंगे, गलत टिक करके आएंगे, इसीलिए जरा ठीक से सुन लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, जहां पर भी इस तरह का ट्विस्ट होगा, जिन फेनोमेनास में ज्योग्राफी के इस तरह का ट्विस्ट है, मैं 2023 से पहले
आपको वो सारी की सारी पोर्शंस लगभग दिखा दूंगा, ठीक है। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं सारी चीजें आपको बताता चलूंगा कि यहाँ पे देख लेना। मैं ये भी बता दूंगा कि अगर क्वेश्चन प्रीलिम उठाता है इस टॉपिक से, तो उस टॉपिक से क्या वर्ड्स रहने वाले हैं, मैं वो टॉपिक से आपको ये तक पिक करके बता सकता हूँ, बताने की कोशिश करूंगा कि देखो यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस की लैंग्वेज ये बन के आ सकती है, ठीक है। ये मेरा अपना 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक। इसीलिए मैं ये एंटी साइक्लोन लाया हूं, ये वीक पॉइंट्स हैं, ठीक होते हैं साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, और एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्रीलिम्स में। मोस्टली क्वेश्चन साइक्लोन और एंटी साइक्लोन से पूछता है, आप चाहे तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस दिखा के देख लीजिए, उठा के देख लीजिए, ठीक है। और मैं आपको जब भी टॉपिक वाइंड अप कर रहा होगा तो क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं, ठीक है, क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। तो आप देख रहे हैं अब कहां पर थे, तो नो क्लाउड्स। अब क्लाउड्स क्यों नहीं बने यहाँ पर, अब सोचिए, जब एक डाउन ट्रैक नीचे की तरफ उतर रहा है और 30 और 35 के बीच में, या 30 और 35 पर उतर रहा है, और वो जब नीचे उतरेगा तो क्या होगा, अगर यहां पर किसी भी प्रकार से बादल बन भी गया तो उसको खींच के कहां ले जाएगा, धरातल पर ले जाएगा, ठीक है। और धरातल पर ले गया तो क्या होगा, बादल जब धरातल की तरफ आएंगे तो आपने देखा बादलों को कभी बरसते हुए, अरे तापमान बढ़ जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी उनकी, तो आप जरा देख लीजिए, इनवर्स रिलेशन होता है, तो क्या देखिए तापमान बढ़ेगा तो आरएच और कम हो जाएगी और हीट मिलेगी, डिसॉल्व हो जाएगा, क्लाउड खत्म हो जाएगा, तो ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, समझ लीजिए आप अच्छी तरह, तो बारिश ही नहीं होगी, क्योंकि वो यहाँ से सारी चीज ये डाउन ट्रैक अपने साथ खींच के सरफेस तक ले जा रहा है, इसलिए बारिश नहीं है। चलिए जो बारिश नहीं यानी क्लाउड नहीं, नो क्लाउड तो रेन, नो रेन, बारिश भी नहीं होगी, ठीक है। ऑप्शन में अगर आता है तो आप तुरंत करिएगा नो रेन, क्यों, नो क्लाउड, इसके पीछे एक कारण क्या है आपको बता दिया है मैंने, ठीक है। अब देखिए एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी कैसी होगी, अरे जब ये डाउन ट्रैक कुछ छोड़ ही नहीं रहा, कोई गंदगी एटमॉस्फेयर में छोड़ ही नहीं रहा, तो एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी कैसी होगी, क्लियर आई, यहां पे खड़े हो जाओ, ऊपर देखो आसमान, उस सिचुएशन में तो आपको कैसा दिखेगा, बिल्कुल स्वच्छ आकाश आपको दिखाई देगा, ठीक। तो एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी हाई, क्योंकि ये तो छोड़ेगा ही नहीं, नो बनी नो डस्ट, सब कुछ खींच के लाके यहाँ पटक देगा, कहां पर, सरफेस पर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी तक कहानी पहुंची, अब आ गया, अब हम देखते हैं क्या इनके इम्पैक्ट्स देखते हैं, तो इम्पैक्ट्स क्या पड़ने वाले, इम्पैक्ट्स में ये जो रीजन है, ये नो फ्लाई एंड नो रेन का, ठीक, फ्लाई नहीं हो सकती, तो फ्लाई के लिए क्या, भाई क्यों नहीं हो सकती, डाउन ट्रैक घूमता हुआ नीचे बैठता है, प्लेन फंसा, क्रैश होने के चांसेस, समझ रहे हो, क्लियर हुई बात। इसीलिए प्लेन्स कहां चले जाते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर के सबसे निचली लेयर और ट्रोपोस्फीयर के ऊपर बिल्कुल चुपचाप चलते हैं उधर, क्लियर हुई बात। तो पहली चीज नो फ्लाई नो रेन, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, और नो फ्लाई, नो फ्लाई हवा नहीं करता, ठीक, क्यों नहीं करता, आज आपको पता लग गया। अब देखिए अगला इम्पैक्ट, इसका है क्लियर, इसका है कैसा होगा, क्लियर एकदम, ठीक है, क्यों होगा क्लियर, बता दिया, खींच के नीचे ले जा रहा है, सब कुछ साफ कर देगा, कोई डस्ट वस्ट पन्नी सन्नी कुछ नहीं छोड़ेगा, सबको नीचे खींच के ले जाएगा, ठीक है। नो क्लाउड फॉर्मेशन, बता दिया क्यों। अगला इम्पैक्ट, हॉट डेजर्ट यू विल फाइंड, आप क्या पाएंगे,
इन्हीं बेल्ट्स में संसार के सभी बड़े हॉट डेजर्ट्स पाए जाते हैं। यस, आप देखिए, एटलस खोल के देखिए अपना, और अब आपके सामने एक गुत्थी और खुल गई, संसार के सभी बड़े हॉट डेजर्ट्स इन बेल्ट्स में ही क्यों पाए जाते हैं? अब उत्तर दे दोगे आप, पूरा देख लीजिए, इस तरह से लिख करके दर्शा दीजिएगा, और जो शब्द मैंने बोले हैं वो कॉपी में लिख दीजिए, ठीक है? तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी चल रही है आपकी, ठीक है? इसलिए बहुत गौर से सुनिएगा आप लोग ये सब। तो क्या होगा कि हॉट डेजर्ट आपको यही मिलेंगे। क्यों हॉट डेजर्ट क्यों बन रहे हैं? तो हॉट डेजर्ट बनने का कारण एक तो आपके सामने आ गया, क्या आ गया कि भैया डाउन ट्रेंड ऑफ द एंटी साइक्लोन्स की वजह से सब ट्रॉपिकल बेल्ट पर हॉट डेजर्ट पाए जाते हैं। तो डाउन ट्रेंड जो नीचे बैठ रहा है वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होने देता, ठीक है? आरएच हमेशा बड़ा रहता है, ठीक? सॉरी, आरएच जो है हमेशा कम रहता है, आरएच हमेशा कम रहता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, आरएच हमेशा घटेगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होता नहीं है, तो बारिश कहां से होगी? और जब वहां पर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? शुष्कता, एरिड जोन, ठीक है? और वो क्या कहलाएगा? वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? हॉट डेजर्ट। देख लीजिए, एटलस उठाइए, खोल के देखिए, ठीक है? आगे देखिए। और एंटी साइक्लिक स्टॉर्म आपको उस रीजन में गुजरते मिलेंगे, वही तूफान, आंधियां, एंटी साइक्लोनिक, क्योंकि नीचे घूमता हुआ नीचे बैठता है और फिर बाहर की तरफ हवा फेंकी जाती है, तो क्या है? एरिड जोन में से शुष्कता है, क्लियर? धरातल, ये सब चीजें धरातल। लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन तो आपने देखी थी, इनकी लोकेशन कहाँ है? 30 और 35 के बीच में है, जो इस बेल्ट का प्रमुख केंद्र बिंदु है, और शुरुआत लगभग 23.5 के उत्तर से हो जाती है और अंतिम सीमा 35 तक रहती है, ठीक है? क्लियर? और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जरा नोट कर लीजिए इसमें, क्या? शिफ्टिंग इन जून एंड दिसंबर, ठीक है? जून और दिसंबर के महीने में जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन की अवस्था में आता है तो हम क्या पाते हैं? हम ये पाते हैं कि लगभग सभी प्रकार के प्रेशर बेल्ट्स, सभी प्रकार के अगर देखें विंड्स बेल्ट्स, ये सब शिफ्ट करते हैं। कब, कैसे शिफ्ट करते हैं? कि भाई अगर 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पर सन क्या होगा? परपेंडिकुलर हो गया 21 जून, तो क्या होगा? यहाँ की जो भी बेल्ट्स हैं वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करें। अरे गर्मी जब बढ़ेगी तो पीछे हटते हो ना, पीछे हटते हो कि आगे बढ़ते हो? गर्मी की तरफ पीछे हटते हो। जब पीछे हटोगे तो वही यहाँ नेचर अपनाती है। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर क्या है? परपेंडिकुलर होता है, तो उत्तरी गोलार्ध के बेल्ट हमेशा पीछे की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध के प्रेशर बेल्ट कहते हैं कि चलो अभी गर्मी थोड़ी क्या है, जरा दूर चली गई है हमसे, तो जरा आओ विषुवत रेखा तक घूमा, थोड़ा टहल आते हैं। तो आप देखेंगे वो उत्तर की तरफ दक्षिणी गोलार्ध की बेल्ट और उत्तरी गोलार्ध की बेल्ट भी उत्तर की तरफ शिफ्ट कर दी। सेम वही सिचुएशन आप अपोजिट कर दी। जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर परपेंडिकुलर है तो सिचुएशन क्या है? अब यहाँ पर आ गए तो क्या देखेंगे? यहाँ साउथ की तरफ शिफ्ट करेगी, और उत्तरी गोलार्ध की जो बेल्ट्स हैं, प्रेशर बेल्ट्स हैं, एयर बेल्ट्स हैं, आप क्या देखेंगे? वो सोचती है कि जरा गर्मी चली गई है हमसे दूर, विषुवत रेखा से दूर, आओ जरा नीचे तक थोड़ा घूम के आते हैं। तो वो तरह से इनको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, एयर बेल्ट्स शिफ्ट करती हैं। कब? सन की वजह से। पर ये चीज हमको सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन्स में भी देखने को मिलता है, बट ये चीज
शिफ्टिंग नहीं देखने को मिलेगी। कहाँ? पोलर एंटी साइक्लोन्स पर शिफ्टिंग नहीं होती है। ये भी दोनों के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर है, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम पोलर एंटी साइक्लोन को डिस्कस करेंगे। तो एक एक बिंदु इसके मैं आपको इसी तरह से लिखते हुए दर्शा दूंगा, सब बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, रोक के देखिए, पॉज कर करके देखिए, और मुझे बहुत ये उम्मीद है या मैं बहुत आशा करता हूं कि अब एंटी साइक्लोन के, खास तौर पर सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन के लगभग मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। ऑप्शनल पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेट का बंदा कैंडिडेट है वो भी इसको सुने, केंद्रीय विद्यालय पीजीटी वाला कैंडिडेट है, टीजीटी वाला कैंडिडेट है, वो भी सुन सकता है, ठीक है। मैंने अपनी ओर से लगभग इस छोटे से टॉपिक में, जो कि सब ट्रॉपिकल बेल्ट के नाम से, एंटी साइक्लोनिक बेल्ट के नाम से मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, ये फेनोमेना जो है सब ट्रॉपिकल बेल्ट का, एंटी साइक्लोन का, ये मैंने डिस्कस किया और लगभग मैंने इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और कल हम इसका जो दूसरा पार्ट है पोलर एंटी साइक्लोन, उसको खत्म कर देंगे। आप सिर्फ वीडियो सुनते रहिए, आपका ऑप्शनल तैयार, आपका प्री तैयार, आपका पीजीटी तैयार, आपका टीजीटी तैयार, और वनडे का तो कोई प्रश्न छूटना ही नहीं है, ठीक है। और सुनिए, पीसीएस की भी बस इसी से ही तैयारी, ठीक है ना, क्योंकि पीसीएस में भी ऑप्शन में, पीसीएस में भी प्रीलिम्स में, और पीसीएस में भी मेंस में, हर जगह काम करेगा, ठीक है। कल मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।